Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. As I already said, practice is the best way to improve your preparation level for any kind of examination. So in the sequence of that, this video is also contain some important questions of a different competitive examinations. So without losing your time, let's start this video. So what is the first question? Which of the following statement best summarize the structural difference between the DNA and RNA? Right? तो अगर आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ रखा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि डीएनए और आरएनए में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएनए हमारा क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स का मॉलिक्यूल माना जाता है। डीएनए में जो होता है आपका जो राइबोज के शुगर होते हैं उन पे सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की क्या होती है, लैकिंग होती है। तो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या बोल रहा है। आरएनए इज ए प्रोटीन, तो पहले स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा कि आरएनए कोई प्रोटीन नहीं होता, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए इज ए प्रोटीन, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेन डिफरेंट शुगर देन आरएनए न्यूक्लियोटाइड, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएनए और आरएनए का शुगर होता है उन दोनों के अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं, राइट। अगर इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका जो शुगर का सेकंड वाला कार्बन होता है, इस सेकंड कार्बन पे यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा होगा तो इसे आप क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। और अगर इस OH ग्रुप से क्या हो, ऑक्सीजन अगर हट जाए तो इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए के केस में आपका जो सेकंड वाला कार्बन होता है उस कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये आपका क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है। सो इस हिसाब से डीएनए और आरएनए के जो राइबोज शुगर होते हैं या जो उनका शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन की क्या होती है, डिफरेंस होती है। आरएनए के केस में क्या होगा, आपका OH होता है जिसे आप राइबोज बोलते हैं, और जबकि डीएनए के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे H होता है जिसे आप डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। डी मीन्स लाइकिंग और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है, दैट इज इसको आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। आपका इस हिसाब से जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। पेपर में जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसके पीछे का आपका लॉजिक भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ वो ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि डीएनए और आरएनए का जो कॉन्सेप्ट है वो किस हिसाब से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और भी कई पॉइंट है जहाँ पे वो डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे आपका सवाल जो था उसकी डिमांड ये थी कि किस हिसाब से वो डीएनए का मॉलिक्यूल्स आरएनए से क्या होता है, डिफर होता है। तो आपने जाना कि शुगर जो होता है उस शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डीएनए के केस में आपका डीऑक्सी हो जाता है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की लैकिंग होती है। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछ रहा है, अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन अ टोटल ऑफ 120 प्यूरिन। तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, आपका एडेनिन आता है और इसके बाद क्या आता है, ग्वानिन आता है। एंड 120 ऑफ पायरिमिडीन, दैट इज द थाइमीन और साइटोसिन, राइट। ये आपसे पूछ रहा है। सो दिस डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी कंपोज्ड ऑफ, आपको स्टेटमेंट दिया गया कि अगर कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, सपोज इस तरीके से आपको यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स बना दिया जाए और इसमें आपको दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन कितने हैं, एडेनिन है, मतलब ए और जी को मिला करके पूरा क्या है, एडेनिन है, 120 है। और थाइमिन क्या है, टी और सी को मिलाकर कितना है, 120 है। तो इस डीएनए का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 120 डीएन एडेनिन मॉलिक्यूल्स एंड 120 यूरेसिल। तो यूरेसिल तो आपका जानते हैं आप आरएनए में होता है, तो ये स्टेटमेंट पहले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 120 थाइमिन एंड 120 एडेनिन। थाइमिन आपका क्या है, दैट इज द पाइरिमिडीन है, और एडेनिन क्या है, आपका प्यूरिन है। 120 साइटोसिन एंड 120 थाइमिन, ये दोनों ही आपको क्या दे रखा है, पाइरिमिडीन का दे रखा है। थाइमिन भी जैसा कि मैंने आपको बताया, थाइमिन भी पाइरिमिडीन है और साइटोसिन भी पाइरिमिडीन है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। 240 एडेनिन एंड 240 साइटोसिन, तो 240 तो होगा नहीं क्योंकि टोटल नंबर आपको यहाँ पे 120 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 120 आपका क्या होगा, थाइमिन होगा, और 120 क्या होगा, एडेनिन होगा। तो एक इसमें क्या है, आपका प्यूरिन है, दैट मीन अगर थाइमिन की बात करें तो ये पायरिमिडीन है, और एडेनिन की बात करें तो क्या है, ये प्यूरिन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमीनो एसिड एक्सेप्ट, इसमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि सभी में तो अमीनो एसिड पाया जाता है लेकिन एक कोई ऐसा है जो कि अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल माना जाता है, जिसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन में ऑब्वियसली अमीनो एसिड होगा, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, लिपिड है, क्या है, लिपिड है। एंटीबॉडी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होंगे उन सभी में आपका क्या होगा, अमीनो एसिड पाया जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में से 1 2 3 मतलब ए सी डी ये सभी क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन से बने हुए मॉलिक्यूल हैं। तो डेफिनेटली इसमें अमीनो एसिड होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है, तो इस लिपिड वाले में आपका कोई अमीनो एसिड नहीं होगा, तो आंसर विल बी बी। इस तरीके से बी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। Misfolding of a polypeptide in a serious problem in cells. Which of the following disease are associated with an accumulation of a misfolding of a proteins? जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो वो पहले आपका कहाँ पे जाता है। सपोज अगर आपका कोई ये न्यूली प्रोटीन्स अगर आपका बन रहा है, तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, और यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये कहाँ पे जाता है, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में जब जाएगा तो यहाँ पे भी इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। देन आफ्टर ये आपका क्या किया जाता है, पैक किया जाता है किसमें, लाइसोसोम्स में, और लाइसोसोम्स के थ्रू होकर के बाकी डिफरेंट या लाइसोसोम्स में या फिर और कोई वेसाइकल्स में, जहाँ जैसा जैसा प्रोटीन का टारगेट हो उस हिसाब से उस प्रोटीन को यहाँ पे पैक करके तब जाकर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है, उसी प्रोसेस में एक आता है आपका प्रॉपर फोल्डिंग। जो पेप्टाइड आपकी बनती है वो लिनियर फॉर्म में होती है, जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ढेर सारे प्रोटीन्स का इंटरेक्शंस होता है, दैट मीन्स उनके बॉन्ड का, लाइक एज हाइड्रोफोबिक, लाइक एज हाइड्रोफिलिक। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पेप्टाइड्स का प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग होनी चाहिए, उनमें प्रॉपर तरीके का क्या होता है, बॉन्डिंग होनी चाहिए, लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड का पोजीशन अच्छे से होना चाहिए, लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर ये जो प्रोसेसिंग हो रही है फोल्डिंग करने का, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाता तो उसे आप बोलते हैं मिस फोल्डिंग। तो मिस फोल्डिंग होने का मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोटीन आपकी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स वो जिसका फंक्शन जो था अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सपोज अगर हम ये बात कर लें कि ये मायोग्लोबिन है या हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का जो काम है अगर ये मिस फोल्ड हो जाएगा, प्रॉपर तरीके की फोल्डिंग अगर नहीं होगी, तो वो हीमोग्लोबिन का जो वर्क हो रहा था वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसके होने से डिजीजेस हो जाते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कौन कौन से डिजीज इसमें से ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के मिस फोल्डिंग होने की वजह से होते हैं। तो आप देखिए कि डायबिटीज बेसिकली क्या होता है, ये एक हार्मोन्स की वजह से होने वाला बीमारी, इसको आप बोलते हैं दैट इज द इंसुलिन, राइट। इंसुलिन की अगर जिसको प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, आपका डायबिटीज होता है। तो ये प्रोटीन का फोल्डिंग का प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर पहले ही आपका क्या होगा, सी कट जाएगा। अल्जाइमर और पार्किंसंस ये डिजीज दोनों आप लोगों ने सुन रखा है कि जिसमें प्रोटीन्स का ही प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन्स की बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, या उनके अच्छे तरीके से बॉडी में जो मस्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये दोनों के दोनों जो डिजीज होते हैं वो प्रोटीन के मिस फोल्डिंग की वजह से होते हैं, राइट। ह्यूमन डिजीज के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे, बट यहाँ के लिए आप जान लीजिए कि अल्जाइमर और पार्किंसंस ये दोनों ही डिजीज प्रोटीन मिस फोल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी। दूसरा सवाल से पूछ रहा है कि एट विच लेवल ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर इंटरेक्शंस बिटवीन द साइड, लेट मी इरेज, साइड आर ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लेवल पे जो अमीनो एसिड्स का आर ग्रुप होता है। अगर आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए कि अमीनो एसिड के पास बेसिकली जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके बाद NH2 ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोजन, और एक क्या होता है आपका यहाँ पे, दैट इज द आर ग्रुप। तो यही आर ग्रुप क्या बनाता है, आपको डिफरेंट बनाता है अलग अलग अमीनो एसिड्स का। पूछ रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर के लेवल पे ये आर ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे पॉलीपेप्टाइड के बीच में क्या होती है, आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस होने के लिए इनके जो आर ग्रुप होते हैं, मतलब जो साइड वाला ग्रुप होता है, इनके बीच में इंटरेक्शंस होना बहुत ही जरूरी होता है। तो टर्सरी वो स्ट्रक्चर है जो कि सबसे ज्यादा क्या करता है, इंटरेक्ट होता है साइड वाले चेन से, और उसी लेवल पे जो उनका इंटरेक्शन होगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। प्राइमरी में जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट होता है, सेकेंडरी में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है जो कि साइड जो वाले आर ग्रुप होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उनके इंटरेक्शंस के लिए। उन्हीं इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही टर्सरी स्ट्रक्चर्स अपने फंक्शनल स्टेट में क्या होती है, आ पाती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड दैट फंक्शन इन मेंटेनिंग अ पॉलीपेप्टाइड्स इज
स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप इज आया। आपसे पूछ रहा है कि कोई एक इनमें से कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जो कि कोवलेंट नेचर का होगा, राइट। कोवलेंट नेचर का होना चाहिए और अमीनो एसिड के बीच में बनता है और वो मेंटेन करता है उसके 3 डायमेंशनल शेप को। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर्स के लिए, टर्सरी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका क्या क्या होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, राइट। इसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके बाद आपका आयनिक बॉन्ड होता है, इसके बाद आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, और इसके बाद आपके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो आपका जो होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपके ये सारे आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयनिक, हाइड्रोफिलिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरा क्या होता है आपका कोवेलेंट, जिसमें आपका आता क्या है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर आपसे सवाल नॉन कोवेलेंट के बारे में अगर पूछा जाता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता आपका, हाइड्रोफोबिक। सबसे ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर्स में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इन्वॉल्व होता है उसके कन्फॉर्मेशंस को बनाने के लिए, उसका आंसर क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और अगर आपसे वही कोवेलेंट अगर बॉन्ड आपसे पूछ दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, दैट डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो यहाँ पे आप देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोफोबिक ये भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वन टू वन इंटरेक्शंस, ये भी कोई रियल बॉन्ड नहीं होता। तो तीनों के तीनों बॉन्ड आपके कैसे हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होता है और सबसे ज्यादा प्री डोमिनेंट बॉन्ड भी माना जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर्स के लिए। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आप सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं कीजिए, सवाल के साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलती रहेगी कि आप उससे किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसका लॉजिक है, ताकि आपको आपके जो डेटा है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो भी इम्प्रूव होता रहे, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज द, टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है वो क्या है, बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ अ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन बाय अ वीक बॉन्ड, order in which amino acids are joined in a polypeptide chain, unique 3 dimensional shape of the fully folded polypeptide, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अल्फा एंड बीटा प्लेटेड सीड। तो ऑप्शन नंबर डी तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा प्लेटेड सीड का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में, राइट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये एग्जांपल होता है। बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ अ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन बाय अ वीक बॉन्ड, सिर्फ वीक बॉन्ड का ही इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है। ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, आपको जैसे कि पहले ही पता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ फुल्ली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा, कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का वो बताता है कि सारे टर्सरी स्ट्रक्चर्स वाले जो प्रोटीन्स के अलग अलग प्रोटीन अगर होंगे तो उनका जो 3 डायमेंशनल या टर्सरी जो स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। और सिर्फ प्रॉपरली प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन क्या करता है, फंक्शन करता है, या फंक्शनल स्टेट ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स को। सो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेट सीड्स आर बोथ कॉमन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म फाउंड इन विच लेवल ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन का फॉर्म होता है अल्फा और बीटा। और अगर आपने अल्फा बीटा के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस यूट्यूब के चैनल पे जाकर के अल्फा बीटा के लिए अलग अलग दोनों वीडियोज बनी हुई हैं, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के, कैसे अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेट सीड्स क्या होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा सब कुछ मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप उस प्रोटीन वाले वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें आप सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट होता है, टर्सरी जो कि आपका 3 डायमेंशनल होता है, क्वार्टरनरी जो कि टर्सरी फॉले फॉर्म अगर मोर देन 2 पेप्टाइड्स अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसे आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल से पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेट सीड्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन सा जो इंटरेक्शंस होगा, तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपका क्या होता है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड मींस पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ में जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, पहला आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अल्फा और बीटा प्लेटेड सीड्स को बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बाकी ऑप्शंस क्या होंगे आपके, गलत हो जाएंगे।
तो इस हिसाब से आपने देखा कि बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी केवीएस पीजीटी के सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस है उनका क्या लेवल होता है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहे। बाकी मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पे आपको ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराता रहूंगा। और अगर आपको पूरी वीडियोस में कहीं पे भी किसी चीज में अगर डाउट होता है तो आप उस डाउट को अपने कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो होपफुली कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेशन देके जा रहा है और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशंस में। और अगर आपने इस वीडियो को अगर आपने इसे पसंद किया है, लाइक किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।